Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड वाले चैप्टर्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और उसकी 5 श्रेणियां यानी कि कोटियां जो हैं वो कवर कर चुके हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये कंसेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि जो पिछली वीडियो में ये कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करवाए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी कहूंगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिसके जरिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यानी कि मांग की लोच को, मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं यानी कि मेजर कर सकते हैं। देखो, इट इज थ्रू द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इट कैन बी फाउंड वेदर द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब अगर हम माप करेंगे, अगर हम कीमत लोच को मापेंगे तो ही हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी कमोडिटी, जिसकी भी कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की भी हम मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं वो मांग की लोच कितनी है, क्या है, क्या वो इकाई लोचदार है, क्या वो इकाई से अधिक लोचदार है या क्या वो इकाई से कम लोचदार है। देखो, हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे जिन्हें हम हमारे सिलेबस में कवर करेंगे। तीनों मेथड्स में से जो ये फर्स्ट मेथड जिसे मैंने आज कवर करना है वो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसलिए सिर्फ इसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को कवर करूंगी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि क्या है। और इतना भी बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से समझी है तो आपको ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में ही एक तरीके से आपको हिंट देकर क्लियर कर दिया है। ये जो 2 मेथड्स हैं, एक प्रोपोर्शनेट मेथड है जिसको परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है, एक ग्राफिक मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड है। इन दोनों मेथड्स को मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। देखो, डॉक्टर मार्शल, ये अगर आपने स्टार्टिंग वाले जो हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स थे अगर उनमें ध्यान दिया हो तो डॉक्टर मार्शल का नाम तब भी आया था। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर मार्शल ने ये मेथड प्रपाउंस किया था, मतलब उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था, उन्होंने ये विधि दी थी। अब देखते हैं कि इस विधि में उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया था। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस विधि के अनुसार in order to find the elasticity of demand, it should be checked that when the price of a commodity changes, what is the change in the total expenditure and in which direction this change occurs। देखो, इस विधि के अनुसार हमने 3 चीजों की तरफ ध्यान देना है। बेसिकली 2 चीजें ही हैं कि कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ रहा है और वो असर कौन सी दिशा वाला असर है। मतलब अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम ही हो रहा है या वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक तो है कितना बदलाव आ रहा है, एक है कि बदलाव किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह पता लगाना चाहिए कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किया जाने वाला कुल व्यय किस दिशा में और कितना परिवर्तित होता है, मतलब कितना चेंज उसमें आता है। अब देखो, ये जो तालिका मैंने प्रेजेंट की है, अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से समझी हो तो ये तालिका आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने वही फिगर्स ली हैं
जो मैंने लास्ट वीडियो में यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक को समझाने के लिए ली थी। देखो बहुत ही ध्यान से, पहली सिचुएशन में हमने कंपैरिजन करना है, देखो इनका टोटल एक्सपेंडिचर का और प्राइस का। और टोटल एक्सपेंडिचर निकलता कैसे है, जब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखो जब प्राइस 2 से 4 हो रहा है तो जो हमारी क्वांटिटी है वो 4 से 2 हो रही है। 2 मल्टीप्लाई 4 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अगर ये उल्टा भी होता कि पहले प्राइस 4 था, हम 2 कंज्यूम कर रहे थे, अब प्राइस 4 से 2 हो गया तो हमने 4 कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मतलब ये उल्टा भी लिखा हुआ होता तो भी देखो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क ना पड़ता, 8 ही आता। इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़ गया, देखो यहाँ प्राइस बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वो यूनिटरी इलास्टिक का केस हमने पढ़ा था कि जब कुल व्यय में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हमें देखने को ना मिले, वो समान रहे, तो उस वक्त प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच किसके बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। अब देखो सिचुएशन सेकंड, स्थिति बी देखो क्या है। बी सिचुएशन है कि जब प्राइस 2 से 4 हो रहा है, मतलब जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है उस वक्त देखो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 8 से 4 हो रहा है। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर, कम हो रहा है। ठीक है, अब एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों की दिशा अलग अलग है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज है, विपरीत दिशा में बदलाव हो रहा है। तो जब ये विपरीत दिशा वाला बदलाव हमें देखने को मिले तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने ये केस इकाई से अधिक लोचदार मांग के केस में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो इकाई से अधिक आएगी। अब देखो थर्ड सिचुएशन सी यानी कि स्थिति नंबर तीसरी, इसमें प्राइस बढ़ रहा है, देखो कुल व्यय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कौन सा चेंज है, सेम डायरेक्शनल चेंज। जब सेम डायरेक्शनल चेंज हो तो इकाई से कम लोचदार होगा। तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि हम किन 2 चीजों को स्टडी कर रहे हैं। फिर आपने ये चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर समान रहे तो इकाई है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज है तो अधिक है, अगर सेम डायरेक्शनल चेंज है तो इकाई से कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो आपको ये डायग्राम मैंने लिखकर यहाँ डायग्राम ये प्रेजेंट की है, सॉरी जो ये तालिका प्रेजेंट की है, जो ये टेबल प्रेजेंट किया है, इसी टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया है। जब किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर कुल व्यय समान रहता है, मतलब जो मर्जी हो जाए, चाहे इंक्रीज हो प्राइस चाहे डिक्रीज हो प्राइस, जब कोई चेंज नहीं होता, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्ट्स प्राइस, उस वक्त मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। क्या होती है मांग की लोच, मांग की लोच उस वक्त यूनिटरी इलास्टिक होती है। सेकंड केस देखो, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है तथा कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, अर्थात दोनों में ऋणात्मक संबंध हो। ऋणात्मक संबंध का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज, उल्टा, विपरीत, नेगेटिव, इनवर्स। ठीक है, तो वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक। अब ये भी आपको एक नई चीज पता चल रही है, इकाई से अधिक जब होती है तो ज्यादातर
बोल देते हैं कि मांग लोचदार है, इसलिए इलास्टिक है डिमांड या लोचदार है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो व्हेन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी मेड ऑन द प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या सिंपल शब्दों में जिसे इलास्टिक भी बोल दिया जाता है। और दोनों में कौन सा रिलेशनशिप था मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में है। दोनों क्या चीजें हैं, एक प्राइस है और एक टोटल एक्सपेंडिचर है। अब देखो बहुत ही ध्यान से थर्ड केस, जो थर्ड सिचुएशन हमने पढ़ी थी, देखो इसमें क्या है। यदि कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध पाया जाता है, मतलब सेम डायरेक्शनल चेंज अगर होता है, अगर कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, अगर कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय भी कम हो रहा है, जब इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि मांग की लोच इकाई से कम यानी कि बेलोचदार है। ठीक है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ यानी कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, देन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 यानी कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको फिर से मैं कहूंगी आम शब्दों में इन इलास्टिक बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि जो टोटल एक्सपेंडिचर की मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल दी, वो डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने ना आपके लिए एक डायग्राम प्रेजेंट की है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर जो बनेगी। ठीक है, आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझना भी है और याद रखना, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात बताई हुई है वीडियोस में, कि जब भी आप पेपर में कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो तो जैसे हम मैथ्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में जरूर लिखते हैं, उसी तरीके से हमने हमारे इस डायग्राम के लिए भी कुछ स्टेप्स लिखने हैं कि हमने ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लिया है, हमने ओ एक्स एक्सिस पर टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय लिया है, इसे यहाँ पर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी भी कर लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम शो करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये जो कर्व है वो बता रहा है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 इस तरीके से लिख सकते हो। देखो बहुत ही ध्यान से, मान लो पहले प्राइस इतना था तो हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे थे Q1, ठीक है, या E1 लिख लूंगी मैं इसे, एक्सपेंडिचर नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर यहां प्राइस बढ़कर P2 हो जाता है, देखो ध्यान से, ये भी तो बढ़ गया, ये भी बढ़ गया ना, जो E यहां था वो E1, E2 की फॉर्म में यहां आ गया। इसका मतलब सेम डायरेक्शनल चेंज हमें देखने को मिला। तो इसलिए जो ये वाली हमारा कर्व है, जो ये वाला हमारा एरिया है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 की तरफ इशारा कर रहा है, जो हमने अभी अभी इस थर्ड पॉइंट में पढ़ा है कि जब धनात्मक संबंध पाया जाए तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो इतने वाला पोर्शन, जो ये B से लेकर E के बीच वाली ये स्ट्रेट लाइन है, मेरा प्राइस P3 हुआ। ठीक है, वैसे तो P2 से P3 पर पहुंच गया। ठीक है, तब भी से ये चेंज देखने का मुझे मिल गया कि चाहे P2 से P3 हो गया प्राइस, लेकिन क्वांटिटी यही रही है, कोई बदलाव नहीं आया। सॉरी, क्वांटिटी नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर यही रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह की कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं P4 की तरफ भी मूव कर जाऊं, तब भी देखो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं उल्टा लिख लूं कि P3 पहले यहाँ था, फिर नया P जो है वो नीचे यहाँ बना है तो डिक्रीज हो गया, तब भी इधर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इसका मतलब जो ये पोर्शन है हमारा, इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि इक्वल्स टू
1 है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। अब देखो बहुत ही ध्यान से ये वाले कर्व की पोजीशन। अब इस पर देखो ध्यान से, जब P प्राइस E पॉइंट पर है, E पॉइंट के सामने वाला है, तो हमारी जो क्वांटिटी है वह, हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इस लेवल तक है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, P6 हो गया, तो देखो अब F पॉइंट से नीचे की तरफ लेकर आओ, अब एरो बनाओ, ये बढ़ रहा है लेकिन इधर की तरफ से ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या हुआ, अब ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज हमें देखने को मिला। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज हो, जब इनवर्स रिलेशनशिप, ऋणात्मक संबंध हो, तो कौन सी वाली आ जाती है, मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। समझ आ गया? तो आई होप कि आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गई होगी। बच्चे कंफ्यूज होकर ये गलत लिखाते होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप कि आपने ये साइन किस तरीके से यूज करने हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट थ्योरी वाले समझ में आ जाएंगे तो ये डायग्राम बनाते वक्त अगर ध्यान रखोगे तो ये गलत नहीं होंगे। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये आज का ये मेथड जो हमने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला हमने पढ़ा, वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का मेरा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।